हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारी ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है और आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे तो आपका फ़ायदा होने वाला है डेफिनेटली। दूसरा बात है, अगर आपके पास 10-15 मिनट दिन में हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। आप लोग के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, प्लस अपना कमेंट भी कर सकते हैं, प्लस हमारे ड्रीमर स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, आप लोग जो है ऐड हो जाइएगा उसमें, और उसमें अपने डाउट्स भी सेंड कर सकते हैं, प्लस हम आपको क्वेश्चंस भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेंड करते रहेंगे। चलिए, ये खैर हो गई तमाम सारी बातें। अब आते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लेटेंट हीट एब्जॉर्ब्ड। जो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। Latent heat absorbed is directly proportional to the increase in temperature of the substance। तो इसका सही आंसर यही है कि लेटेंट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, टेम्परेचर के। चलिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कार रेडिएटर के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल लिक्विड कौन सा होगा। तो देखिए, सिंपल सा हम आपको बताए दे रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है। एक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4000 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, ऐसे ही एक की 2000, एक की 1500 और एक की 2100 दी गई है ना। 4000 4 केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, एक की 2100 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, एक की 1500 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, और एक की दी गई है 2000 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर? PQRS नाम दे देते हैं इनको। तो भाई देखिए, ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर हम एक सरल भाषा में कहें कि क्या होता है, तो आप लोग इतना जान लीजिए कि हीट को स्टोर करने की ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता, ठीक है, उतना ही ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, है ना। हीट को स्टोर करेगा और जब स्टोर करने की लिमिट पूरी हो जाएगी फिर वो उसको रेडिएट करना शुरू करेगा। ये है इसकी बहुत ही सरल और साधारण डेफिनेशन। चलिए, अगला क्वेश्चन है व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी इफ लाइट स्लोज डाउन विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए जरा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए। आई एंगल आई आर के इक्वल हो जाएगा, एंगल आई आर से बड़ा हो जाएगा, एंगल आई आर से छोटा हो जाएगा, एंगल आई आर से छोटा और बराबर हो जाएगा। ए से बी जा रहे हैं मीडियम में, समझिएगा, क्वेश्चन ने बोला है ए से बी जा रहे हैं और हमारी लाइट क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। तो इतना आप लोग जानते हैं कि लाइट जब भी स्लो डाउन होगी जब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे, है ना। ये क्या हो गया, आई हो गया, और ये क्या हो गया, आर हो गया। क्लियर? इस कंडीशन में हमारा आई क्या है, आर से बड़ा है, तो हमारा परम सत्य आंसर क्या होगा, आई इज ग्रेटर देन आर। ये हमारा सही आंसर है। आप लोग समझ जाइए, जब भी हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है द फिनोमिना ऑफ लाइट दैट कॉज द डायमंड टू ग्लिटर इज, है ना। मतलब कि डायमंड के चमकने का कारण क्या है। तो भाई ये है हमारा डायमंड, क्योंकि वो हीरा है ना, क्योंकि वो हीरा है। नहीं भाई, हीरा 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 हीरा, है ना। डायमंड के चमकने का कारण ये भी है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, 2.4 होता है, बहुत हाई होता है। अब आपको हम बता दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रिटिकल एंगल के। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। Refractive index is inversely proportional to the critical angle. When critical angle decreases, then TIR phenomena continuously होता रहता है। यहाँ पर TIR easily हो जाता है, कम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी, इंसिडेंट पर भी क्या हो जाता है, TIR हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका लगभग मान लेते हैं 20 के अप्रॉक्स होता है, वैसे 18-17 ऐसे करके होता है। तो अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये है इस तरीके से, यहाँ पर हमने 30 डिग्री का एक एंगल इंसिडेंट एंगल डाला, है ना,
इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर TIR कर जाएगा, क्योंकि व्हेन I इज ग्रेटर देन C देन द फिनोमिना TIR इज हैपन। बात समझ आएगी नहीं आई? जब भी I C से बड़ा होगा तो TIR होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी वजह से हमारा डायमंड जो है चमकीला होता है, भड़कीला होता है, चमकता रहता है। चलो खैर, इन सब बातों पे बाद में फोकस करेंगे। आप क्वेश्चन किस तरीके से आपसे एग्जाम में और पूछ सकता है ये भी बता देते हैं। आपसे बोल देगा 4 आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए, 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए, अब हमसे बोलेगा बताओ यहाँ पर कौन TIR सबसे जल्दी कराएगा, तो आप बता दीजिएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे जल्दी TIR कराएगा। जल्दी इन द सेंस सबसे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या कराएगा, TIR कराएगा। क्लियर हुआ? चलिए खैर, अब कुछ क्वेश्चन पर और भी बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमसे बोला है क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस वाया फोर्स अबाउट अ फुलक्रम इज कंसीडर्ड टू बी, है ना। अगर हम बात करें, हमसे बात कर रहा है क्लॉकवाइज, फुलक्रम ये दिया गया है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है ना, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बता दे रहे हैं आपको। क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं और इसके लिए हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो इसका सही आंसर है नेगेटिव, है ना। चलिए भाई, कंफ्यूज ना होइएगा एग्जाम में जाकर के, क्लॉकवाइज के लिए कुछ लोग पॉजिटिव मार देंगे, है ना, यही कंफ्यूजन है, इसीलिए आप लोग पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन ना रहे। चलिए खैर, अगले सवाल पर आते हैं। एनर्जी कन्वर्जन इन अ वॉशिंग मशीन इज फ्रॉम, वॉशिंग मशीन में क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। देखो वॉशिंग मशीन चलती है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, ये बिजली से चलती है, बिजली, हाँ बिजली से चलती है। चलिए, तो उससे जल्दी है, और जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन है, आप ये समझ लीजिए, जितने हम करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट हैं आपके, क्योंकि अगर आपके बात समझ आ गई तो एग्जाम में उसी के इर्द गिर्द बातें पूछेगा। और जब हम कहें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तो समझ लीजिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सफर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो कौन सा रेडिएशन जो है सबसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो बीटा रेडिएशन होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर इज, तो ब्लू लाइट जो स्पीड होगी वाटर में, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना, हमसे 4 स्टेटमेंट हमको दे रखे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, एक स्टेटमेंट दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, एक स्टेटमेंट हमको दे रखा है ब्लू मोर देन ग्रीन लाइट, है ना। ब्लू लाइट का जो है, ब्लू लाइट जो है मोर देन, इसकी जो स्पीड है वो किससे ज़्यादा है, ग्रीन लाइट से ज़्यादा है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है। दूसरा है मोर देन ऑरेंज लाइट, ऑरेंज लाइट से जो है ब्लू लाइट का स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, दूसरा ये स्टेटमेंट दे रखा है। तीसरा दे रखा है मोर देन वॉयलेट लाइट, बिल्कुल यहाँ पर यही सही ऑप्शन है ना। और चौथा आपका ऑप्शन है मोर देन रेड लाइट, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए कैसे, फिर से देखिए, विवग्योर, VIVGYOR, सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और ब्लू लाइट जो है सबसे यहाँ पे कहीं है, तो केवल वॉयलेट से पहले है ये, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, केवल वॉयलेट से ज़्यादा होगी। तो हमारा परम सत्य आंसर है कौन सा, तीसरे वाला, है ना। समझ में आया आप लोग को? चलिए, अगला बोल रहा है कॉन्केव लेंस प्रोड्यूस्ड ओनली, कॉन्केव लेंस किस तरह का हमारी इमेज बनाता है, तो वो बनाता है वर्चुअल और कैसी, डिम्निस्ड इमेज बनाता है। कैसी बनाता है, डिम्निस्ड, है ना। और इरेक्ट भी बोल सकते हैं, है ना, जरा बोल सकते, क्या बोल दो भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन बोला है व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट अंडर अ पीरियोडिक फोर्स द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर ऑलवेज, आप समझिएगा जरा, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट अंडर अ पीरियोडिक फोर्स द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर ऑलवेज। अब 3 तरह के वाइब्रेशन होते हैं,
एक होता है नेचुरल वाइब्रेशन, एक होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन और एक होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, है ना। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जब हमें एक पीरियोडिक फोर्स कंटिन्यूसली लगाना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने कभी झूला झूला होगा तो हम एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसको धक्का मारते हैं, तो इट मीन्स वो फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? चलिए खैर, इसका आंसर क्या है? फोर्स्ड वाइब्रेशन इसका परम सत्य आंसर है। अच्छा, इन्होंने एक क्वेश्चन बोला है, जरा ध्यान से देखिएगा अगले वाला। क्या क्वेश्चन बोला है देखते हैं। 2 notes आर प्रोड्यूस फ्रॉम 2 different म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच दैट दे हैव सेम लाउडनेस एंड सेम पिच, है ना। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। द प्रोड्यूस्ड नोट डिफर इन देयर, जो नोट है उसको डिफर, अब देखिएगा जरा, अब पिच भी अगर सेम है, साउंड वो भी सेम है, क्या बोलते हैं, लाउडनेस भी सेम है, तो यहाँ पर एक ही तरीका बचता है कि उनकी वेव फॉर्म क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये साइन वेव फॉर्म है, ये मान लेते हैं ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो गई, तो यहाँ पे कुछ मान लेते हैं इस तरह की रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म हो गई, है ना। तो यहाँ पर केवल एक ही तरीका बचेगा। वो क्या तरीका है भैया? वो यही तरीका है कि इनकी वेवफॉर्म से हम क्या कर लेंगे, इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। और एक तरीके से हम ये तो खैर इसका हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं? टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड। जब भी हम पिच और लाउडनेस सेम होने पर, हम मान लेते हैं कोई 2 व्यक्ति हैं, सेम पिच सेम लाउडनेस से बोल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़, है ना, जैसे हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपकी पिच हमारी पिच, आपका लाउडनेस हमारा लाउडनेस, सब बराबर है, लेकिन हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ में अंतर है। ये किस 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 वजह से है? क्योंकि हम लोग की वेव फॉर्म अलग अलग हैं। इतना बात क्लियर हुआ होगा? नहीं क्लियर हुआ होगा तो अब हो जाएगा आगे जा करके। चलिए, एक क्वेश्चन हमसे बोला है, व्हेन अ करंट आई फ्लोज थ्रू अ वायर रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज गिवन। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम है। तो आपको पता है क्या पता है भाई? देख लो, E इज इक्वल टू क्या होता है? VIT होता है, VIT। चलो भाई, पूरा बता ही देते हैं अब आपको। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। क्या हम वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये एनर्जी हो गया। एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, बिल्कुल होता है। ठीक है, चलिए, और पावर का एक होता है V इंटू आई, है ना। पावर का होता है V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, तो ये हो गया VIT। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, अच्छा, हमसे V का जिक्र किया नहीं है, हमसे किया है I और R का जिक्र किया है, तो हमने यहाँ पे IR लिख दिया V की जगह, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो ये हो जाएगा IR/IT, इसको करेंगे, लिखेंगे तो I²RT हो जाएगा। तो एनर्जी का यहाँ पर निकल करके आया है E इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं E इज इक्वल टू I²RT। आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो यहाँ पर जो इसका परम सत्य आंसर है वो है E इज इक्वल टू I²RT। चलिए, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, चूज द करेक्ट रिलेशन फॉर EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा देखिए, हमें 3-4 बातें दी गई हैं। EMF और जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमेशा इस तरीके से होता है, सेम होता है, बिल्कुल। दूसरा जो है, हमसे बोल रहा है टर्मिनल वोल्टेज और EMF इस तरीके से होता है कि हमें हमेशा हमारा EMF जो है छोटा होता है, टर्मिनल वोल्टेज बड़ा होता है ना, ऑलवेज इस तरीके का। अगला ऑप्शन है कि हमारा EMF हमेशा बड़ा होता है, टर्मिनल वोल्टेज छोटा होता है, व्हेन द सेल इन यूज, है ना। चलिए भाई, और अगला है नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें, हमारा EMF हमेशा बड़ा होता है। देखिए, हमारा EMF बड़ा होगा या तो टर्मिनल वोल्टेज से या तो उससे बराबर हो सकता है, इन केस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, लेकिन कभी भी हमारा टर्मिनल वोल्टेज EMF कभी भी हमारा छोटा नहीं हो सकता। तो इट मीन्स जिसका ऑप्शन नंबर C है वो परम सत्य आंसर है। चलिए,
अगला क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रेंथ हाँ, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, अगर किसी भी वायर से, मान लेते हैं ये वायर है, इससे हमने करंट को क्या किया, इससे हमने करंट को इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज, करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसके जो चारों तरफ बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी डेंस हो जाएंगी, है ना, वो भी क्या हो जाएंगी। मान लेते हैं ये वायर है, इससे हमने करंट को ज़्यादा हाई अमाउंट में, पहले 0.5 एम्पियर का करंट था, अब हमने कर दिया 1.5 एम्पियर का, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो इसके चारों तरफ, है ना, वो क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएंगी, और डेंस होने से उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर है इंक्रीजेज। अगला है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस। देखो भाई, किसी भी सब्सटेंस की लेटेंट हीट उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है, तो इसीलिए इसका परम सत्य आंसर क्या होगा, मटेरियल होगा बेटा, क्या होगा, मटेरियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है इन्होंने, देखिए जरा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस X इज 1900 जूल केजी इनवर्स डिग्री सेल्सियस मीन्स। इसका मतलब यही है कि 1 केजी सब्सटेंस में, है ना, इसका मतलब यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। सब्सटेंस X एब्जॉर्ब 1900 जूल फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज, बिल्कुल नहीं। अगला है 1 केजी ऑफ अ सब्सटेंस X absorb 1900 joule heat for 1 degree rise in temperature, ये सही है। यहाँ पर 1 kg ऑफ सब्सटेंस X, 1 किलो X सब्सटेंस में, देखो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है जरा देखते हैं। तो इन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में कि स्पेसिफिक, ये X एक है सब्सटेंस, 1900 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स है ना, ये बात यहाँ पे दी गई है। इसका मतलब यही है कि 1 किलो सब्सटेंस X में, है ना, 1900 जूल, है ना, 1900 जूल लगेगी फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमारा 1900 जूल की ऊर्जा लग जाएगी। 1 किलो जो भी सब्सटेंस है, हमें नहीं पता, मान लेते हैं इसकी जगह वाटर होता, 1 किलो पानी होता, तो 1 किलो पानी में 1900 जूल हमारी एनर्जी लग जाती उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। आई होप आपको बात कुछ कुछ समझ आई होगी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोला है, देखना जरा, बहुत इजी क्वेश्चन बोला है कि जब भी, मान लेते हैं ये नॉर्मल है, जब भी हम इंसिडेंट रे को नॉर्मल से ही गिराएं, कहाँ से गिराएं, नॉर्मल से, तो आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल सीधी निकल जाती है कि नहीं निकल जाती है। तो हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना है, 0 है, और हमारा रिफ्रैक्शन वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। कुछ लोग इंसिडेंट एंगल को 90 बोल देते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसिडेंट एंगल हमेशा किससे कंसीडर करते हैं, नॉर्मल वाली लाइन से कंसीडर करते हैं। फिर से समझिएगा, इंसिडेंट एंगल जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो हमेशा नॉर्मल से, अब मान लेते हैं यहाँ से कोई लाइट गिर रही थी तो हमेशा किससे लेते हैं, नॉर्मल से लेते हैं। अब लाइट कहाँ से गिर रही है, नॉर्मल से ही गिर रही है, तो आई की वैल्यू 0, तो लाइन सीधी चली जाएगी, है ना, लाइट रे सीधी चली जाएगी, और ये सीधी चली जाएगी तो आर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, स्मॉल एयर बबल्स राइजिंग अप अ फिश टैंक अपीयर्स सिल्वरी व्हेन व्यू फ्रॉम सम पर्टिकुलर एंगल इज ड्यू टू द। अब वो आइवरी, मतलब कि एक तरीके से सिल्वरी क्यों दिखते हैं, रीज़न क्या है, या चमकीले क्यों दिखते हैं, सीधे सीधे देखा होगा आपने कभी बबल्स को, तो चमकीले क्यों दिखते हैं भाई, है ना, रीज़न है क्योंकि वहाँ पर TIR होता है, एक पर्टिकुलर एंगल से देखने पर इन्होंने बोला है। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, और चौथा है TIR। तो देखो डिस्पर्जन तो होने से रहा, रिफ्रैक्शन नहीं है,
और रिफ्लेक्शन भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, TIR है, क्योंकि इन्होंने बात जिक्र कर दिया एट पर्टिकुलर एंगल। अब डिस्पर्जन का कोई एंगल से कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है। रिफ्रैक्शन तो हमेशा जब कभी रेयरर से डेंसर जाएंगे तो रिफ्रैक्शन होगा, तब भी एंगल से कोई लेना देना नहीं है, और रिफ्लेक्शन का भी एंगल से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। इसी वजह से TIR का ही, क्योंकि TIR में जब भी हम किससे ज़्यादा होंगे, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होंगे, तब हम क्या करेंगे, TIR करेंगे। आ गई होगी बात समझ में, आई होप। तो चलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी सारी बातें समझ आई होंगी। और लास्ट में बस हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग के पास 10, 15, 20 मिनट होते होंगे, आप लोग पूरी वीडियो देखिए और आप लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाइए। हम कंटिन्यू करते रहेंगे, हम आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।